नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री को 5 साल तक राज करना नसीब नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गोद में बैठकर क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान जरूर इस रिकॉर्ड को बनाना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का मन इमरान खान से भर सा गया है। इमरान खान की पार्टी में बगावत हो चुकी है। उनके 189 सांसदों में करीब 30 सांसद बागी हो चुके हैं, जिसके खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन उस विपक्ष का क्या करेंगे जिसका लॉन्ग मार्च 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इस खतरे के बीच इमरान खान ने बाजवा का दरवाजा फिर से खटखटाया, लेकिन उस आर्मी चीफ के अंगने में भी इमरान खान की दाल नहीं गली है। कोई उम्मीद की किरण अब इमरान खान को पाकिस्तानी सेना से भी नहीं दिखाई दे रही है। तो सवाल है कि अब चुने हुए इमरान खान, सेना की मदद से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे गए इमरान खान करेंगे क्या? क्या ये उनकी सत्ता के आखिरी 5 दिन ही बचे हैं? अपनी कुर्सी वो बचाएंगे या फिर गंवाएंगे? गंवाएंगे तो क्या फौजी बूटों से पाकिस्तान फिर रौंदा जाएगा, या विपक्ष को अब पाकिस्तान की फौज अपनी नई कठपुतली बनाएगी? इसी से जुड़ा है आज का मेरा सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में जो घटता है उसका सीधा असर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पर पड़ता है। तो आज का सवाल जो आपके पोल के लिए है ट्विटर पर, कि क्या इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। आपके फाइनल जवाब शो के आखिर में हम आपको जरूर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इन ताज़ा बदले हुए सियासी समीकरणों में, राजनीतिक हालात में इमरान खान अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? ऑप्शन ए है हाँ और ऑप्शन बी है नहीं। लेकिन पहले पाकिस्तान में इमरान की डोलती गद्दी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और यह रिपोर्ट मेरे सहयोगी ABP न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संवाददाता हमजा अमीर, जो कि इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने ये ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है। एकमात्र न्यूज चैनल है ABP न्यूज जिसके रिपोर्टर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान की पल पल बदलती सियासी नब्ज को टटोल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और आपके सामने ये ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। देखते हैं आमिर हमजा की एक खास रिपोर्ट। तालिबान खान आखिर इतना क्यों तिलमिलाए हैं, उसे समझने के लिए सिर्फ ये एक मीम देख लीजिए। 4 साल पहले इमरान खान ने स्ट्राइक बॉलर की तरह पूरे विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सियासी पिच पर आज वही स्ट्राइक बॉलर एक टेलेंडर की तरह विपक्षी दलों से घिरा है। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान जैसे टॉप नेता इमरान पर हमलावर हैं, और पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अंपायर की भूमिका में आ गए हैं। माना यह जा रहा है कि इमरान खान अब 4 दिन के ही मेहमान हैं, क्योंकि 25 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। इस प्रस्ताव के आते ही कैसे इमरान खान की सियासी पारी खत्म हो सकती है, वो गणित आपको दिखाएं, उससे पहले सुन लीजिए कि इमरान कैसे बौखला गए हैं। इमरान जिन्हें चूहा बता रहे हैं, उन्होंने PTI की पतलून को कुतर दिया है। पहले है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के अध्यक्ष हैं। नवाज के पाकिस्तान छोड़ने के बाद यही पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं। दूसरे चूहे हैं आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और इमरान के खिलाफ गुट को लामबंद करने वालों में अहम हैं। और इमरान की नजर में तीसरे चूहे हैं जमीयत उलेमा ए इस्लाम के अध्यक्ष फजलुर रहमान, जो इमरान को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। आसमान छूती महंगाई और चरमराई अर्थव्यवस्था की वजह से इन्हीं चूहों की छतरी तले पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, और अब 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 172 सांसद। विपक्ष के पास 162 सांसद हैं। इमरान के पास अभी 179 सांसद हैं। लेकिन खबर है कि PTI के 30 से ज्यादा सांसद बागी हो गए हैं। मतलब ये कि बागी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की तो इमरान की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए इमरान खान दांत पीस पीस कर बागियों को कोस रहे हैं,
14 सांसदों को नोटिस तक जारी किया गया है, लेकिन विपक्ष भी इमरान को कुर्सी से उखाड़ फेंकने के मूड में है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन सुनते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत नेशनल असेंबली के मामलात में दखल देने के हक में नहीं है। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि सबको वोट का हक हासिल हो। इस बीच एक खबर ये भी है कि इमरान के खिलाफ प्रस्ताव भले ही 25 मार्च को आए, लेकिन चर्चा उसी तारीख पर ना हो। 26 और 27 मार्च को असेंबली बंद रहेगी, इसलिए चर्चा 28 मार्च को करवाई जाए। और चर्चा से ठीक पहले इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली का ऐलान किया है। अपील की है कि लोग बड़ी संख्या में उनकी रैली में पहुंचे। इमरान खान ने क्लेम किया है कि वो इस्लामाबाद में यहाँ पे 10 लाख लोग लेके आएंगे। ऑपोजिशन ने ये भी क्लेम किया है कि वो 27 तारीख को जब आएंगे तो वो 20 लाख लोग लेके आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन है जिसका पूरा प्लान ऑपोजिशन कम से कम जो है वो रिवील कर चुकी है कि वो 24 तारीख को लाहौर से एक रैली की शक्ल में निकलेंगे। पहली रात का पड़ाव वो गुजरांवाला में करेंगे, वहाँ से अगली सुबह निकलेंगे। दूसरी रात का पड़ाव यानी कि 25 की रात जो है वो गुजारेंगे वो झेलम में, और फिर 26 की सुबह को वो निकलेंगे और आएंगे रावलपिंडी और रात रावलपिंडी में गुजारेंगे। और उसके बाद 27 को वो एक बहुत बड़े रैली की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद से हमजा अमीर, एबीपी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस इंडिया चाहता है शो में। मैं उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। सबसे पहले इमरान खान की जो रूलिंग पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसान के नेता अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। भारतीय विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी के पद पर रहे पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। स्वागत है आपका पिनाक सर। पाकिस्तान में काफ़ी समय तक काम कर चुके हैं पिनाक साहब, और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ़ हैं कि वो क्या कुछ चल रहा होगा डिटेल्स में बता पाएंगे। इसके साथ इस्लामाबाद से हमारे करस्पॉन्डेंट, मेरे संवाददाता हमजा अमीर भी जुड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के बारे में ग्राउंड पे क्या चल रहा है अभी डिटेल में उस पर अपनी नज़र बताएंगे। आप सबका मैं चर्चा में स्वागत करता हूं। कुछ ही देर में हमारे साथ मोना आलम भी जुड़ेंगी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस डिबेट में शिरकत कराएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को निर्दलीय सांसदों की तरफ से कुछ राहत मिली है। जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, ताज़ा अपडेट ये आ रहा है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के 17 जो निर्दलीय सांसद हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदर को हटा दें तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। यानी कंडीशन रख दी है। 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि पाकिस्तान में एमएनए कहलाए जाते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब का जो मुख्यमंत्री है उनको हटाइए, हम आपकी पार्टी को समर्थन यानी सपोर्ट दे देंगे। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं, लेकिन पहले हमजा के पास चलूंगा। हमजा, ये क्या डेवलपमेंट है और क्या इसका मतलब ये है कि जो खतरा था इमरान खान की हुकूमत, उनकी हुकूमत के सर पर, वो कम हो गया है, वो हट गया है इन 17 मेंबर्स के आने से? देखिए, इस वक्त जो माहौल लगा हुआ है वो यही है कि बैकडोर चैनल से के जरिए से उन तमाम लोगों से जो पीटीआई से और इमरान खान की रूलिंग गवर्नमेंट से दूर हट गए हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, उनसे उनके कंसर्न पूछे जा रहे हैं और वादे किए जा रहे हैं कि जो भी कंसर्न हैं वो हम पूरे करेंगे, आप हमें कम से कम छोड़ के मत जाइए। यही हुआ है जो अभी लाहौर में एक बैठक हुई जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर्स के साथ, और पंजाब गवर्नमेंट के मुराद रास हैं, सेटिंग मिनिस्टर हैं उनकी, और उन्होंने वहाँ पे जब उनसे बात की है, उन्होंने उनको ऑफर किया कि जो भी रिजर्वेशन है आप हमें बताइए, हम उसको पूरी करेंगे। वो जो 17 लोगों के ग्रुप ने उनसे एक वाहिद डिमांड जो रखी है, और वो डिमांड वो है जो काफ़ी टाइम से कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पे हटाया जाए, उसके बाद ही आगे कोई और बात होगी। और एक बहुत बड़ी लिस्ट उनकी रिजर्वेशंस की जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके है और ऐसी चीफ मिनिस्टर के कंडक्ट को लेके है, वो उन्होंने सामने रख दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को हटाएंगे, उसके बाद हम बात करने को तैयार हैं। तो ये एक समझिए कि एक उन्होंने शर्त रख दी है
कि चीफ मिनिस्टर को हटाया और जाए। इस शर्त मत को भूलिए कि मानना चीफ मिनिस्टर इमरान खान पंजाब के लिए कितना इमरान आसान खान है के या मुश्किल है? मुताबिक वसीम अकरम क्या इस खान शर्त को मान सकते हैं इमरान खान? देखिए, ये डिमांड जो है ये इन 4 सालों के अंदर काफी दफा आई है और इसको हमेशा इमरान खान ने सिंगल हैंडेडली मना किया है, रिजेक्ट किया है। अभी रिसेंटली भी जब ये बात हुई थी तो इमरान खान ने साफ मना कर दिया था कि मैं चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को नहीं चेंज करूंगा, और यही वजह बनी है जो एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो गया है पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग अब उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात और ये सिचुएशन जो पाकिस्तान में खड़ी हो रही है वाकई में बहुत से सवाल खड़े करती है। समद साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बेइंतहा महंगाई, बेइंतहा रिबल खुलकर 1 साल का पूरा टेन्योर लगभग बाकी है इमरान साहब का। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लग रहा है अगले 4, 5, 6 दिनों में इमरान खान अपने जीवन के सबसे बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल से निकल पाएंगे बाहर इस उठापटक से? देखिए, जहाँ पे प्राइस हाइक्स की बात आती है या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात आती है, वो अब इस मौके के ऊपर इररिलेवेंट इसलिए हो गई है क्योंकि ये जो इस वक्त सिचुएशन में है, पॉलिटिकल टर्मोइल में है, ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं है या प्राइस हाइक्स की वजह से नहीं है, वो एक और इश्यूज थे। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे वो तो एक ऑपोजिशन का एक कॉमन एजेंडा लेके वो जब आए, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे इस पॉलिटिकल टर्मोइल को हम एक स्टेप इस हद तक आगे आ गए कि शायद इसको चीज़ों को मैनेज करना, नंबर्स को भी मैनिपुलेट करना हमारे लिए शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें जो मोशन ऑफ आप रूलिंग पार्टी के लीडर हैं इसको पेश करने से पहले, तब आप ये कह रहे हैं कि नंबर को मैनेज करना आसान नहीं है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि डिफीट दिखाई दे रही है, आप एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, यानी आर्मी से नहीं लड़ सकते। और दूसरी बात जो मैं अपनी बात को आपको और समझाते हुए कह दूं, इमरान खान एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी नेगेटिव हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। ये पूरा अपोजिशन जो एक साथ खड़ा हो गया है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे वो जरदारी साहब की पार्टी हो, ये क्यों एक साथ आ गई, क्यों इनके डिफरेंसेस खत्म हो गए? क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के बीच में इमरान खान और पॉपुलर नहीं बचे हैं। इस हद तक महंगाई हो चुकी है। देखें, मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपके ऊपर हार जाता है, जिससे आपको डैमेज पहुंचता है, वो एक अलग चीज़ है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठे हो जाना, हम हो सकता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस हम लूज कर जाएं, मगर ये हमारे फायदे में जाता है। वो इसलिए कि महंगाई इररिलेवेंट हो जाती है, बाकी चीजें इररिलेवेंट हो जाती है। हमारा आप हमको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पीटीआई के नेता अब्दुल समद ने कहा कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे लूज कर सकते हैं। दैट्स अ बिग न्यूज फॉर अस, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं बीइंग अ रूलिंग पार्टीज मेंबर कि इमरान खान के चांसेस ना के बराबर है। और मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि इसलिए भी पूछ रहा हूं आपसे समद साहब कि जो आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई वो उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं निकला है। आर्मी इज नाउ अगेंस्ट इमरान खान। देखिए, मैं डायरेक्टली आर्मी को तो नहीं इसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब आपको ये लग रहा हो कि ऑपोजिशन ने आप ही के एमएनएस को अपने सिंध हाउस में रखा हुआ और फिर वो शो फोर्स के साथ उनको जब शो कर दिया हो और आपको लगा हो कि वो मैनिपुलेट हो गए, वो ब्राइब ले चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, या पैसों से हट कर अगर वो नो कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट देंगे, तो उस रियलिटी को मुझे एक्सेप्ट करने में कोई अर्ज नहीं है कि अगर ये सब मिल के हमें डिफीट कर देंगे तो ये हमारी एक्चुअल डिफीट नहीं है। ये तो हमें विंडिकेट करती है कि हम इस पॉलिटिकल माफिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और हम सड़कों पर आके भी आवाम को, और आवाम में ये बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ हम आ रहे हैं। ये तो देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि सियासी शहीद होना हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है। देखते हैं कितना सूट करेगा आपको आगे जाकर। मेरे साथ पाकिस्तान के और बड़े चेहरे मोना आलम जुड़ गई हैं। पिनाक साहब, मैं आता हूं। लेट मी फिनिश दिस पाकिस्तान का पैनल। आई विल कम टू यू, प्लीज बियर विद मी। मोना, समद को आपने सुना, समद साहब खुलकर बोल रहे हैं कि नंबर्स नहीं है, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे लूज कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कंडीशन क्यों पैदा हुई? इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी जो 3-4 साल पहले थी वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों इमरान खान आर्मी के उनके अगेंस्ट हो गई आर्मी आज की डेट में?
जी थैंक यू सुमित जी। मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ इतने वक्त बाद पार्टिसिपेट करके, और मुझे खुशी हुई है कि समद साहब काफी फ्रैंक होकर अपना ओपिनियन बता रहे हैं। ये इतलात बिल्कुल ऐसे ही हैं कि बहुत थिन चांसेस हैं कि इमरान खान साहब सरवाइव करें ये नो कॉन्फिडेंस वोट, क्योंकि हम नंबर पर बात कर रहे हैं कि अपने पार्टी के जो लोग हैं वो आपको पता है कि ऑपोजिशन ने तोड़े हैं और ऑपोजिशन उसमें कामयाब रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एलाइज जो है वो पहले ही ये बात कह चुके हैं, उनकी बेसिकली कोएलिशन गवर्नमेंट है, उनके पास मेजॉरिटी 2/3 तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, जिस वजह से उनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। PMLQ है, MQM है, BAP है, GDA है, ये 4 इनके एलाइज है जो कि इनके साथ है, और उनके कुछ मेंबर्स होने के बावजूद भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और वो सरकार बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनका भी ये फैसला बहुत पहले ही आ चुका था कि अगर आपके लोग भी ऑपोजिशन के साथ जाते हैं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हमें भी जाना पड़ जाएगा, एंड वी विल नॉट बी लेफ्ट विद अनदर चॉइस। यही हो रहा है, बल्कि अब तो इस बात का एक एडमिशन हमें हुकूमत की तरफ से भी नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत पहले तो अपने इत्तेहादी जो थे, ये एलाइज जो थे, इनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, इनको कन्विंस कर, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। यस मुना मैं आता हूँ, आपकी कनेक्टिविटी में इशू है, उसको ठीक भी कराते हैं, रिडायल करवाते हैं आपको। पिनाक साहब, आप पाकिस्तान को हम एज एन इंडियन हमसे बेहतर जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की सिचुएशन ऐसी क्यों पैदा हुई कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही है, उनके अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो MNAs हैं वो उनके साथ नहीं है, वो बगावत कर गए, ऐसा क्यों? और आर्मी क्यों चाहती है कि इमरान चले जाएं अब? देखिए, इसमें काफ़ी सारे रीजंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। महंगाई की बात आपने करी है, पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और IMF से बातें हो रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो एक साइड में तो वो है, लोग नाराज़ हैं, और लोगों की जो फीलिंग होती है वो जो पब्लिक उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MNAs वगैरह हैं, वो समझते हैं और वो उसी पे विचार भी करते हैं और उस पर डिसीजन भी लेते हैं। और दूसरी बात बहुत जो मोर फंडामेंटल है, जो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आर्मी ने ये तय कर लिया कि अब इस प्रधानमंत्री को हम नहीं चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, तो वो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्योंकि ये जो तोड़ना और जोड़ना जो चल रहा है, जो इमरान साहब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आप शादी में नहीं जा सकते, इस तरह की बातें वो कर रहे थे, डरा रहे थे, और उधर बातचीत भी शायद वो कर रहे हैं, पर ये ISI का हाथ इसमें ज़रूर होता है, ये तोड़ना जोड़ने का। अब इमरान खान साहब को जब बनाया प्रधानमंत्री, जीते थे वो, पर कैसे जीते थे ये हम शायद भूल गए हैं, पर उसमें भी आर्मी और ISI का हाथ था, इसीलिए उनको कठपुतली कहा जाता था। दुनिया भर में यही मतलब न्यूज चैनल्स वगैरह बोलते थे। ये मुद्दा है। फैज हमीद साहब कौन थे? पॉलिटिकल जो साहब, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें, ISI के फॉर्मर चीफ थे फैज हामिद, हाँ, मैं उस पे आ रहा था, चले गए थे, राइट? वो क्या सीन है, वो समझाइए ना इंडियन व्यूअर्स को, उसको लेके। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं से आया। उसमें ऐसा था कि वो जनरल्स के अंदर वो थोड़ा सा मतभेद हो गया। जिस तरह से फैज अहमद साहब, जनरल साहब गए और वहाँ पे पूरे मीडिया में उनके साथ जो तालिबान थे, उन्होंने वो एक मेरे ख्याल यूफोरिया में कि वो जो हम जीत गए हैं, उस तरह के एक यूफोरिया में वो पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा इसका बाद में डाउनस्ट्रीम इफेक्ट क्या होगा। तो दुनिया ने देखा कि ISI का चीफ तालिबानियों के साथ बैठ कर खाना पीना कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये सब कर रहा है, तो दुनिया को तो ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तानी ISI और तालिबान इतने मिले जुले हैं कि इस तरह का हम तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जनरल बाजवा को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस तरह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हम पीछे से काम जो भी हम कर रहे थे करेंगे। तो उसमें एक तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए, उसके बाद नया ISI चीफ कौन बनेगा, उस पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, एक तो ये खैर ये तो हमारे सामने था,
पर अंदर अंदर और भी कुछ बातें होंगी। मैं मोना से Appointments को लेके, मोना क्योंकि वहाँ जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कई ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं मोना को लेके आना चाहूँगा। मोना, अब आगे क्या, अगर यही सिचुएशन है और जैसा कि समद साहब बता रहे हैं, अगर प्रूफ नहीं कर पाते अपनी मेजॉरिटी तो सरकार गिर जाएगी, और जब हुकूमत गिर जाएगी तो क्या ऑपोजिशन को मौका मिलेगा या आर्मी रूल रहेगा बाकी के समय के लिए जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते? आप क्या देखती हैं? देखिए, मुझे एक कमेंट की इजाजत दीजिएगा। ये बात में बहुत अजीब है। आप हमारे 75 साल हो चुके हैं, 75 साल उससे ज्यादा की तारीख है, एक भी कोई ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिसने अपने 5 साल पूरे किए हो। राइट। इन कंट्रास्ट टू दैट, जो भी डिक्टेटर आया है, फौजी डिक्टेटर आया है, वो 10 साल किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हमारी एक बहुत डार्क हिस्ट्री है। और मैं बहुत उन बेवकूफों में से थी जो कि नवाज शरीफ के साथ जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो मैं उनको ये बात करती थी कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, हमें इस तारीख को कभी तो बदलना है। और आज भी जब ये तमाम चीजें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं तो ये तब भी उतना ही अनफॉर्चुनेट है। और अभी आप पूछ रहे हैं मुझसे कि होने क्या जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मैं भी इनके ऑपोजिशन वालों से पूछती हूँ अपने प्रोग्रामों में कि आप फिर क्या करेंगे। शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कह चुके हैं कि हम नेशनल गवर्नमेंट चाहते हैं बगैर इमरान खान के। तो ये तो वैसी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। मतलब नेशनल गवर्नमेंट का तो मतलब ये है कि बिल्कुल खिचड़ी है ये। और इन्होंने जो एक सेटअप बताया भी है वो भी इसी तरह का है कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट है, दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, तीसरी का फाइनेंस मिनिस्टर, चौथी का फॉरेन मिनिस्टर। तो ये बहुत अजीब सी चीज है। आई मीन ये होगा क्या? और फिर कहते हैं कि इलेक्शन के बाद हम इलेक्शन की तरफ कब जाएंगे। आपको याद होगा जनरल जिया जब आए थे, उनका एक इंटरव्यू है, एक बल्कि इंटरनेशनल चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, आई थिंक इट वाज CNN। उसपे उन्होंने इतनी श्योरिटी से कहा कि इलेक्शन तो अभी हो रहा है और फौरन हो रहा है। और वो इलेक्शन तो फिर कब हुआ कब नहीं हुआ आपको पता है कि बच्चे जवान हो गए और बूढ़ों का बेचारों का इंतकाल हो गया। बिल्कुल मोना, मैं आई गॉट योर पॉइंट। हमजा, क्योंकि आप वहां पर हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको क्या लगता है, आर्मी रूल करेगी या वाकई में नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है? देखिए, आर्मी अब इस चीज को समझ चुकी है कि उनका जितनी दफा भी उन्होंने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान ने और उनको इकोनॉमिक क्रंच के अंदर जाना पड़ा है। और इस वक्त जिस पोजीशन में पाकिस्तान है इकोनॉमिकली, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि फौज जो है वो आए और टेक ओवर करे प्रोसीडिंग्स को। हाँ, ये जरूर है कि वो मैन्यूवर जरूर कर सकते हैं। मैन्यूवर से मतलब ये है कि नेशनल गवर्नमेंट, मेरा अंदाजा ये है कि बन सकती है, क्योंकि जहाँ 20 पार्टियां एक शख्स के खिलाफ, तो प्राइम मिनिस्टर कौन, एक कॉमन एजेंडे, प्राइम मिनिस्टर कौन और प्रेसिडेंट कौन? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। बिलावल भुट्टो कहाँ, मरियम नवाज शरीफ कहाँ, या शहबाज शरीफ? हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? देखिए आज ही देखिए मरियम नवाज शरीफ ने आज ही कहा है कि अगर जो है नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब ये एक सेकंड डिबेट होगी जिसके ऊपर इनकी आपस में लड़ाई शुरू होगी कि कौन क्या लेगा। आप ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा ये भी पहले डिसाइड हुआ था, और सेनेट का चेयरमैन कौन होगा इसके ऊपर भी जो है ये ऑपोजिशन के बीच तो ये जो आपसी चूहे बिल्ली की लड़ाई है पोजीशंस को लेके, मेरे ख्याल में क्या इससे फायदा मिल जाएगा इमरान खान की पार्टी को, जो कि समद साहब इशारा कर रहे थे कि अगर ये सरकार गिर गई तो हमको तो और बेनिफिट होगा आने वाले वक्त में? मोना, मेरा ख्याल है ये बात सही है। और इसके अपने जो जितने लोगों से बात हुई है वो भी यही बात कर रहे हैं कि बिहाइंड द डोर्स की तमाम जो मूव है उनको भी मोटिवेटेड लग रहा है कि पार्टी के लोग यही कह रहे हैं। और जो थोड़े ज्यादा और अकलमंद है समद साहब की तरह, वो ये भी मान रहे हैं कि जब इन्होंने उस वक्त खुशी बनाई थी नवाज शरीफ के जाने पर और उसके ऊपर उन्होंने बहुत जोर लगाया था, तो वो भी गलत चीज थी। नाउ दे डू कंसीड दिस, और ये बात सही है कि इनको फायदा होगा इसको इस बात का पॉलिटिकली। क्योंकि अगर ये लोग दोबारा आते, अभी तो जिस तरह से ये आए थे उसको बैसाखियां कहते थे, कोएलिशन पार्टनर्स को मनाना बहुत मुश्किल बात है। अब जब दोबारा चुनाव होंगे तो शायद सिंपैथी वोट के साथ क्लीन मेजोरिटी पा सकती होगी इमरान खान की पार्टी, अगर ये लोग फेल हो गए नेशनल गवर्नमेंट देने में। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। समद साहब, माफ़ी चाहूँगा और दोबारा आ नहीं पाया, वक्त इतना ही था मेरे पास। समद साहब, मोना, हमजा और पिनाक सर, थैंक यू सो मच फॉर
पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगले 5-6 दिन पाकिस्तान के अंदर बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और एक आम हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी ये जानने के लिए कि आखिरकार इमरान खान का क्या हो रहा है। वो इमरान खान जो हारी हुई टीम से वर्ल्ड कप जिताकर ले आए थे 92 में, वो इमरान खान जब पॉलिटिशियन बने हैं तो क्या इस हारे हुए सिचुएशन में अपनी सरकार को बचा पाएंगे, और नहीं बचा पाएंगे तो क्या होगा। भारत के लिए नई सरकार कैसी रहेगी, पाकिस्तान में अगर गिरती है उस पर भी एबीपी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के अलावा उसी दिन जिस दिन 25 तारीख को पाकिस्तान में विश्वास मत हासिल करना है इमरान खान को, उसी दिन यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा राज्य की कमान वो संभालेंगे। ऐलान तो 10 मार्च को हो ही गया था जब बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन अब जीत के इस जश्न को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। इस बार शपथ ग्रहण में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए इकाना स्टेडियम को चुना गया है, जहां कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके को चमकाया जा रहा है। सड़क के किनारे फूलों से भरे गमले लगाए जा रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 20,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग तैयार हो रही है। राज्य सरकार के अफसर और बीजेपी के नेता इन सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो मेरे दाईं ओर की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर बड़ी एक पार्किंग डेवलप की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था की जाएगी। चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई बड़े मंत्री और साथ ही साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी इस पूरे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के लिए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी न्योता भेजा गया है। 2017 में 14 सालों के वनवास के बाद जब बीजेपी यूपी में सत्ता में आई थी, तब न तो चेहरा तय था और न ही दिशा। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो चुनाव से पहले से तय था और जीत के बाद बीजेपी की दिशा भी करीब करीब तय है। इस बार यूपी में सरकार बनाने के साथ साथ बीजेपी मिशन 2024 में अभी से जुट गई है, जिसकी एक झलक इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी नजर आएगी। बीजेपी की इस जीत में सबसे बड़ा रोल उसके कार्यकर्ताओं का है। बीजेपी का नेतृत्व कार्यकर्ताओं की अहमियत को समझता भी है और यही वजह है कि शपथ ग्रहण में यूपी बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। हर इलाके से कम 2 कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले लाने को कहा गया है। इनके आने जाने की व्यवस्था पार्टी करेगी। इसके अलावा प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। कार्यकर्ता गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर शपथ ग्रहण में आएंगे। खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार शपथ ग्रहण समारोह होगा तो लखनऊ में, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दे, इसकी तैयारी बीजेपी ने की है। सभी जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शपथ ग्रहण में आने से पहले सुबह 8 से 10 के बीच मंदिरों में पूजा पाठ के निर्देश दिए गए हैं। साधु संतों के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी शपथ ग्रहण के लिए लाया जाएगा। अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। 2022 का रण तो बीजेपी ने फतेह कर लिया, लेकिन 2024 में सिर्फ 24 महीने बाकी हैं। शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। लखनऊ में संजय त्रिपाठी के साथ दिल्ली से पंकज झा की रिपोर्ट।
दरअसल उत्तर प्रदेश में हर तरफ एक ही चर्चा है कि योगी 2.0 कैबिनेट कैसी होगी। क्या 2017 के मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर चेहरों को फिर से मौका देंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? इन सवालों का जवाब तो आपको 25 मार्च को ही मिलेगा, जब ये देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के साथ कुल कितने लोग शपथ लेते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस बार बहुत कुछ बदला बदला सा होने वाला है। सूत्रों की माने तो यूपी में दोबारा मिले इस बहुमत को और मजबूत करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि उसकी निगाहें 2024 पर हैं। इसीलिए योगी के मंत्रियों के चुनाव के लिए गहन मंथन का दौर बीते 10 दिनों से चल रहा है। ऐसे चेहरे पर नजर है जो बीजेपी की विकास वाली इमेज को और मजबूत करें और इसका फायदा अगले आम चुनावों में पार्टी को मिले। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और रणवीर की ये खास रिपोर्ट। आ रहे हैं भगवाधारी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के इस नारे से ही साफ हो गया था कि चेहरे को लेकर इस बार बीजेपी में कोई संशय नहीं है। लेकिन योगी 2.0 के लेफ्टिनेंट कौन होंगे, इस बार कौन से वो चेहरे होंगे जो सरकार में नजर आएंगे, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है, सवाल कई है। नई सरकार में भी क्या डिप्टी सीएम होगा? पिछली बार की तरह क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे? गुजरे 5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। पिछले बार के चुनाव की तरह इस बार पार्टी को भीतरी गुटबाजी को नहीं साधना है। लगातार 2 बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ में लोगों ने विश्वास जताया है, उससे योगी आदित्यनाथ सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, साथ ही साथ इस सरकार का इम्तिहान 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में होगा। हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अब यूपी में मंत्रिमंडल के चेहरे को समझने के लिए आप उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, जहां बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री चुना है। जिस तरह पुष्कर खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, उसी तरह यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे। अब धामी की किस्मत चमकी है तो इस तर्ज पर मौर्य को भी अपना ताज बचाने की गुंजाइश दिख रही है। शायद इसी खुशी में केशव प्रसाद मौर्य ने ही ट्वीट करके धामी को सबसे पहले बधाई दी। वैसे नई सरकार का समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अमित शाह यूपी की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं और बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार का मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो बीजेपी को आने वाले 20 से 25 सालों तक यूपी की सत्ता में स्थापित कर सकता है। मंत्रिमंडल चुनने में बीजेपी का फोकस हर पहलू पर है। जातिगत समीकरण, शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता, विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट। वो फोकस करेगी कि जो उनके पुराने मंत्री हैं उनके विभाग बदल के उन्हें कहीं न कहीं एकोमोडेट करें। फिर नए लोगों को, जो टेक्नोक्रेट्स पार्टी में आए हैं, नए चेहरे जो आए हैं पार्टी में, उनको जगह दी जाएगी। जैसे दयाशंकर सिंह को जगह दी जाएगी क्योंकि दयाशंकर की पत्नी पिछली बार ही मंत्री थी। जैसे राजेश्वर सिंह को जगह दी जाएगी। जैसे नए चेहरे तमाम तरह की फील्ड के आए हैं, इस बार कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं। अगर गौर करें तो इस चुनाव में हर जाति में बीजेपी का जनाधार और बढ़ा है। अगड़ों, गैर यादव पिछड़ों, महिलाओं और गैर जाटव अनुसूचित जाति के साथ जाटव वोट भी बीएसपी से खिंचकर बीजेपी की तरफ आया है। बीजेपी अब इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर इस वोट बैंक को मजबूत करना चाहेगी। योगी 1.0 को देख लें तो इसमें 24 सवर्ण मंत्री थे, जबकि 14 अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। 5 मंत्री अनुसूचित जाति से और एक मुस्लिम और सिख मंत्री थे। जिस तरह से इस बार अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी का रुख किया है, उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल चुनावों में जिस तरह से जातियों का समीकरण बीजेपी ने तैयार किया है, 2024 को देखते हुए अब वो उसे ही आगे ले जाने की तैयारी में है। इसमें जातीय संतुलन तो होगा ही होगा,
क्षेत्रीय संतुलन भी करने का प्रयास किया जाएगा। जिस क्षेत्र से बीजेपी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, जहाँ पे लग रहा था कि बहुत बड़ा गड्ढा है लेकिन वो नहीं हो पाया विपक्ष द्वारा, वहाँ बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया, कहीं ना कहीं वो उनको उस क्षेत्र को भी तवज्जो मिलेगी। इस चुनाव में बीजेपी ने लाभार्थियों का एक खास वर्ग तैयार किया है। इस वर्ग में महिलाएं खासतौर पर शामिल नहीं। नई सरकार की कोशिश महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ साथ इस वर्ग तक और सुविधाएं पहुंचाने की होंगी। योगी 2.0 में जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी तो दी ही जा सकती है, कोशिश इस बात की भी होगी कि सरकार में पढ़े लिखे लोग दिखें जिससे लोगों में अच्छा संदेश जाए। इस बार योगी सरकार को केंद्र की तरह प्रोफेशनल टच भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर इस सरकार के जरिए बीजेपी 2024 चुनाव का एजेंडा साधने की कोशिश में है। मेरे सहयोगी रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आज के सवाल जो कि पाकिस्तान पर था, इमरान खान के सियासी भविष्य पर था, उस पे आपके जवाब क्या हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार आप बने रहिए। इंडिया चाहता है के साथ तुरंत लौट के आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।